हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट का जो 54 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें से हम जीएस वाला सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले हमने यूपी वाला सॉल्यूशन देख लिया था। तो देखिए, इसमें से करंट के भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा आगे आने वाला पेट का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई। तो ग्लोबल फ्रेट समिट जो है ये दुबई में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये? दुबई में। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि करंट अफेयर के इस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है, ये भी करंट से है। पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो है 2024 का G20 सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो में क्या किया गया था कि इसका यहाँ पर आयोजन हुआ था। तो हमारा जो रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था, इसके पहले देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था। ये जो सम्मेलन था वो था 18वां। तो ये 2023 का जो सम्मेलन था वो 2023 में जो हुआ ये 18वां था। 2024 में ये 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है, और ये 2024 में रियो डी जेनेरो में हुआ है, ठीक है। रियो डी जेनेरो कहाँ? ब्राज़ील का एक शहर है। इसके बाद देखिए, जो 2025 की बात करें कि 2025 में कहाँ पर होगा, तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। और दक्षिण अफ्रीका में ये होगा, और ये कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पर 20वां। क्योंकि देखिए, भारत में हुआ 18वां, फिर रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर हुआ ये 19वां, और दक्षिण अफ्रीका में होगा ये 20वां होगा। तो ये तीनों हमें याद करके रखना है। कभी अगर मिलान को भी आ जाए तो हम इसको कर सकेंगे। अब देखिए, G20 में यहाँ पर क्या है कि ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन क्या हुआ है कि 2000 जब हमारे यहाँ पे G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी 18वां, तब हमने क्या किया था कि जो अफ्रीका का मतलब यूनियन है, तो अफ्रीका की यूनियन को भी हमने इसमें क्या कर लिया था कि शामिल कर लिया था। तो अब ये दरअसल G20 की जगह अब ये G21 हो गया है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन अभी नाम जो है इसका यहाँ पर नाम अभी हमें G20 ही मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, और देखिए ये जो G20 है ये काफ़ी बड़ा, ये कह सकते हैं कि पूरा वैश्विक सम्मेलन है। इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरे विश्व की, वो इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गंगा सागर मेला ये कहाँ पे है, होता है? ये होता है देखिए पश्चिम बंगाल में। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, गंगा सागर, तो गंगा सागर में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? ये मिलती है, देखिए हम जानते हैं कि भाई ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी में जब ये जाके मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? वो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो हमें सीधे ये जानना है कि भाई जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में लगता है। ये मेला जो है देखिए, जब मकर संक्रांति होती है ना, खिचड़ी वाला टाइम, तब यहाँ पे ये 14-15 जनवरी को यहाँ पर ये मेला वहाँ पर लगा करता है, और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं संगम पे। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे भाई उत्तर प्रदेश में प्रयाग का संगम है, इसी प्रकार से जब ये गंगा सागर में मिलती है तो वहाँ भी गंगा का सागर से मिलन होता है। तो यहाँ पर ही एक मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है ये, और इसी को गंगा सागर मेले के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लगता है। अगला देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है UNCED का मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है? फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अर्थात इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो होता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था, जो कि देखिए रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अभी हमने रियो डी जेनेरियो को एक बार ऊपर भी देखे हैं। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये 1992 में हुआ था, ठीक है। इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो क्या हुआ था कि भाई हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये जो सम्मेलन है, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो इसको हम कहते हैं, इसको हमने यहाँ पर आयोजित किया था 1992 में, ठीक है। तो हमें इसका सन भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस सन में हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उद्देश्य था, और ये 1992 में यहाँ पे हुआ था, और ये रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, प्रश्न है सरिस्का टाइगर रिजर्व
किस राज्य में है? तो देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है देखिए राजस्थान में, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तो 4 हैं, लेकिन 5वां बनाने की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई 5वां जो है हम यहाँ पे गोंडा में बनाएंगे, ठीक है। तो गोंडा में जो एक यहाँ पर सुहेलवा, आप सुने होंगे सुहेलवा, ठीक है। तो ये सुहेलवा जो जगह है, ये अभ्यारण्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही हम 5वां टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे कि बनाएंगे। अब 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके पहले चौथा बनाया गया था रानीपुर। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो था, जो कि यहाँ पर जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, क्या है चित्रकूट, ठीक है। तो ये जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी को चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की यहाँ पर बात की गई थी। अब इसके पहले और भी देखिए जो यहाँ पर थे, तो वो कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई एक तो यहाँ पर है देखिए दुधवा, कौन सा है? दुधवा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर क्या है, एक पीलीभीत भी है, ठीक है। तो दुधवा, पीलीभीत है ना। इसके बाद हमने एक और है देखिए अमानगढ़ है, एक क्या है? अमानगढ़, अमानगढ़। तो इस प्रकार से देखिए ये 3 तो यही हो गए, दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, अमानगढ़ हो गया, और एक हमने बात की कि रानीपुर, जो कि नया ही बनाया गया है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद एक हमने बात की कि जो हमारा गोंडा वाले क्षेत्र में यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की स्थिति। अगला देखिए, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है काफ़ी अपना अहम रोल प्ले करती है। अब इसमें क्या होता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा जो वातावरण है, पूरा पर्यावरण है, ये क्या होता है कि गर्म होने लगता है। जब ये पर्यावरण ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है जो जमा है, वो पिघलती है। इससे क्या होता है, जो सागर होते हैं, सागरों का जल स्तर ऊपर उठता है, और यहाँ पर जो द्वीप होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते हैं, तो ये द्वीप भी इसमें से डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है, तो पूरा क्लाइमेट भी इससे क्या होता है कि यहाँ पर बदलने लगता है, जिससे कि कई तरह के नुकसान पर्यावरण में देखे जा सकते हैं। तो हरित गृह प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ता यहाँ पर होता है। अगला देखिए, वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। तो देखिए मध्यमंडल में भी ये स्थिति होती है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि देखिए सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल। अगर हम बात करें कि जो भाई वायुमंडल की जो परतें होती हैं, तो सबसे पहली जो लेयर होती है यहाँ पर होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है कि लगभग 18 किलोमीटर है ना, ये कह सकते हैं कि 12 से 18 किलोमीटर के लगभग क्षोभ मंडल यहाँ पर ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल की भी ये स्थिति होती है कि नीचे जो है गर्म होता है, इसके ऊपर जब हम जाते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है तापमान माइनस में। देखिए हिमालय पे बर्फ़ क्यों जमती है? हिमालय पे बर्फ़ इसलिए जमती है क्योंकि हिमालय है ऊंचा, हमें मालूम है कि 8,848 मीटर ऊंचा है ये। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमें मालूम है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है कि डाउन होता है। तो जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे जो ठंडक है यहाँ पर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प सीधे सीधे किसमें, बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर होता है कि पहली जो यहाँ पर परत होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल, इसमें भी टेम्परेचर जो है क्या होता है कि यहाँ पर कम होता है। दूसरी परत यहाँ पर होती है देखिए लगभग 50 किलोमीटर तक, जिसको हम यहाँ पर समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की स्थिति ये होती है कि यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अब तापमान के हिसाब से अगर देखें तो देखिए यहाँ पर तापमान गिरता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है कि तापमान बढ़ता है। जैसे हम समताप मंडल में 18 किलोमीटर से ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा। फिर 50 से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें मध्यमंडल। ये मध्यमंडल की स्थिति क्या होगी कि यहाँ पर भी तापमान जो है कम होने लगता है। तो नीचे यहाँ पर देखिए समताप मंडल के टॉप में जब पहुँचेंगे तो तापमान बहुत बढ़ा मिलेगा। इसके बाद फिर से ये तापमान जो है घटने लगता है। तो ये जो है ताप के घटने बढ़ने का यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से क्रम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मध्यमंडल में है यही प्रक्रिया होती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान घटता है। अगर यही बात यहाँ पर हम क्षोभ मंडल में भी लगाते तो भी क्षोभ मंडल के लिए ये बात सही होती, ठीक है। और इसके देखिए ऊपर जब हम चले जाते हैं तो फिर मध्यमंडल, फिर हमें एक होता है बाह्य मंडल और फिर होता है बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसकी परतों में ऊपर जाने पे मिलती हैं। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है
सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं कि सिमुक इस वंश का संस्थापक था, मतलब सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है। तो ये बात ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है कि उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो ये भी सही है। तो देखिए सिमुक जो है इसका संस्थापक था सातवाहन वंश का, और इन्होंने राजधानी अपनी प्रतिष्ठान को बनाई थी। अब देखिए इसमें अगला यहाँ पर दिया गया है, इस वंश के 7वें राजा हला या हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये गलत है। ये इसलिए गलत है यहाँ पर क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। हालांकि देखिए हाल जो है यहाँ पर जो था, हाल ने गाथा सप्तशती को तो लिखा है, लेकिन भाषा कौन सी थी पुस्तक की? प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन में हमें पहला दूसरा यहाँ पर सही मिलता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, कि ठीक है सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी, इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी, और ये जो सातवाहन का एक राजा था हाल जिसका नाम था, इसने एक पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती, जिसको इसने लिखा था प्राकृत भाषा में। और देखिए गाथा सप्तशती का मतलब क्या होता है? गाथा शब्द देखिए, गाथा, गाथा का मतलब होता है एक प्रकार से कि कविता कहें या गान कहें, है ना। गाथा सप्तशती का मतलब होता है 700, ठीक है। तो इसमें 700 गाथाओं का संकलन है इसमें, ठीक है। तो ये जो हाल ने गाथा सप्तशती लिखी है, तो इसमें 700 गाथाओं का संकलन किया गया है, हाल ने लिखा है प्राकृत भाषा में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। तो ये 4 यहाँ पर स्रोत दिए गए हैं और इन स्रोतों पर हमें विचार करना है। स्रोत देखिए क्या है, पहला स्रोत दिया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, दूसरा है कालिदास की रचना, तीसरा है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, चौथा है राजशेखर की काव्य मीमांसा। और बात ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। तो गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में ये चारों मदद करते हैं। कैसे? देखिए इलाहाबाद का ये जो स्तंभ लेख है, तो इस इलाहाबाद का ये जो स्तंभ लेख है, हम जानते हैं कि भाई गुप्त वंश का ही इसमें से क्या है कि उल्लेख हुआ है। गुप्त वंश का उल्लेख इसमें से काफ़ी अच्छे से हुआ है। और हम ये कहें सीधे सीधे कि गुप्त वंश का राजा जो था समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि इस शिलालेख को लिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्त वंश का चूँकि ये राजा ही था, ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गुप्त वंश का इसमें क्या होगा कि इतिहास होगा। दूसरा देखिए कालिदास। कालिदास हम जानते हैं कि भाई रत्नों को आपने सुना होगा। तो रत्न, 9 रत्न, ये 9 रत्न जो थे, ये जो हमारा विक्रमादित्य राजा था, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था? ये कालिदास थे, ठीक है। तो इसलिए इनकी रचनाओं में भी हमें गुप्त इतिहास मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखिए विशाख दत्त। ये देखिए मुद्रा राक्षस का मतलब इन्होंने लेखन किया था, और विशाख दत्त में भी गुप्त वंश की जानकारी खूब सारी मिलती है। एक चीज़ और भी है, देखिए कि ये जो मुद्रा राक्षस है ना, इसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अधिकांशतः ये पूछता है, ठीक है। तो ये इसमें भी, और देखिए ये राजशेखर की काव्य मीमांसा, इसमें भी गुप्त काल का इतिहास जो है लिखा गया है। तो इस प्रकार से चारों जो हैं इसमें से गुप्त काल के इतिहास को हमें बताते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। तो देखिए हर्षवर्धन ने जो है कादम्बरी नहीं लिखी है, ठीक है। कादम्बरी हर्षवर्धन ने लिख ली। अब हर्षवर्धन ने लिखा क्या क्या है भाई, अगर हम सीधी सीधी ये बात करें तो देखिए हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। एक है यहाँ पर रत्नावली, दूसरी है यहाँ पर प्रियदर्शिका, और एक है इसकी रचना नागानंद, ठीक है। तो कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 रचनाएं जो हैं किसकी हैं? यहाँ पर हर्षवर्धन की है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कादम्बरी, तो कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है, ठीक है, बाणभट्ट। अब देखिए बाणभट्ट जो है ये भी हर्षवर्धन काल का ही कवि है, लेकिन इसने जो है यहाँ पर कादम्बरी को क्या किया था कि यहाँ पर लिखा था। बाकी यहाँ पर हर्षवर्धन ने, हमने देखा कि हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी जो कि नाटक थे दरअसल, है ना। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये नाटक हैं, 3 नाटक जो हर्षवर्धन ने लिखा है। और कादम्बरी जो है इसकी जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार ये हैं बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के ही कवि थे। अगला देखिए,
भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, ये पूछा था। तो भाई चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए चुनाव आयोग जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 15 है और यहाँ पर अनुच्छेद 324 है। तो 324 में भाग 15 के अंतर्गत यहाँ पर ये कहा गया कि भाई एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग की जो संरचना है वर्तमान में, तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक अध्यक्ष और +2 में मतलब अन्य यहाँ पर चुनाव आयोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ये संरचना है। और हम जानते हैं कि भाई चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो या राष्ट्रपति के चुनाव हो, सारे जो चुनाव होते हैं ये लोकसभा ये जो हमारा आयोग है, चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग इसके सबके चुनाव कराता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए सूची दी गई है ना, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची ए सूची बी। सूची ई में दी गई हैं प्लेट्स। प्लेट्स कौन सी प्लेट हैं कि देखिए हमारी जो पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कई छोटी और बड़ी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेटें जो हैं इनका लगातार संचलन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हिमालय है, देखिए हिमालय की जो ऊंचाई बढ़ रही है अभी भी, या फिर हिमालय का जो निर्माण हुआ है तो वो कैसे निर्माण हुआ है, हमारी जो प्लेट है, ये भारत की जो ये प्लेट है, तो ये प्लेट क्या है कि इधर को खसक रही है, उत्तर पूर्व को खसक रही है और उत्तर पूर्व को ये खसकते हुए ये जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से ये टक्कर मारती है। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टक्कर मारती है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक उभार पैदा होता है और यही जो निर्माण है हो जाता है किसका, हिमालय का निर्माण। तो ये जो प्लेटें देखिए एक तरफ यहाँ पर दी गई हैं और इन प्लेटों को हमें मिलान करना है कि भाई कौन सी प्लेट कहाँ से मिलती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉकोस प्लेट। कॉकोस प्लेट कहाँ पे है, ये है देखिए यहाँ पर, ये जो दक्षिण अमेरिका है अपना, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट। क्योंकि देखिए दक्षिण अमेरिका का वाला जो भाग है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, देखिए दक्षिण अमेरिका का ये जो इस तरह का पार्ट है ना, ये तो ये वाला पार्ट, तो यहाँ आप देखेंगे कोकोस, यहाँ पर आपको द्वीप मिलेंगे, कोकोस द्वीप। तो वही कोकोस द्वीप से जो संबंधित प्लेट है वही प्लेट यहाँ पर है, ये वाली कोकोस प्लेट। तो ये कोकोस प्लेट कहाँ पे है, मध्य अमेरिका और प्रशांत जो प्लेट है ये इसके बीच में यहाँ पर ये कोकोस प्लेट स्थित है, यानी कि ए का हम मिलान करेंगे दूसरे से। दूसरा देखिए नज़का प्लेट। नज़का प्लेट कहाँ पे है, ये है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में जो है ये नज़का प्लेट है। अब देखिए अरेबियन प्लेट। तो अरेबियन प्लेट कहाँ पे होगी भाई, अरब प्रायद्वीप में होगी। तो ये जो है ये अधिकतर जो हमारा सऊदी अरब वाला भाग है, तो अरेबियन प्लेट इससे मिलती है। ठीक है, फिर देखिए एक प्लेट है हमारी ये फिलीपीन या फिलीपीन प्लेट। तो फिलीपीन कहाँ, फिलीपींस में होगी, है ना। तो फिलीपींस कहाँ पे है, ये देखिए एशिया और प्रशांत वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इनका प्लेट है और इन प्लेटों की स्थिति को यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैच करना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है कि कोकोस प्लेट है, तो कोकोस प्लेट कहाँ पे है, तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में है। ठीक है, नज़का है तो ये इधर है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें दिमाग में बना के रखना है इसको। अगला यहाँ देख लेते हैं प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है देखिए, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है, तो इनका क्या नाम है भाई। इनका नाम है देखिए खासाबा दादा साहेब जादव। अब ये कौन है, देखिए क्या है कि हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि एथलीट हैं, और ये ऐसे एथलीट हैं कि जो यहाँ पर गेम होते हैं, ओलंपिक गेम जो होते हैं, देखिए तो ओलंपिक गेमों में भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब अलग से, यानी कि सिंगल रूप से इन्होंने एक क्या किया था, पदक जीता था। तो ये थे देखिए, इन्होंने ये कुश्ती मतलब खेलते थे, तो कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो एथलीट हैं और ऐसे एथलीट हैं कि भाई जो जिन्होंने सिंगल मतलब, एक होता है जैसे मान लीजिए कि हॉकी, तो हॉकी में सब खिलाड़ी मिलके खेलते हैं, लेकिन सिंगल अगर खेलने की बात करें तो उसमें से ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था कि कांस्य पदक ओलंपिक में जीता था। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर पॉकेट डायनमो के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी बी.एस. वाकड़कर ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन। क्या है, रायसेन। तो रायसेन ये जो ज़िला है ना, इसी रायसेन ज़िले में ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है जो है उस समय के चित्र मिलते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी गुफाएं हैं।
ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आदि मानव ने चित्रण किया है, पेंटिंग किया है, जिसमें से क्या किया है उन्होंने कि भाई खनिज रंगों को लेके, खनिज रंग का मतलब सीधे सीधे जैसे कि देखिए वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, गेरू पाई जाती है, इनको लेके इसमें कुछ जानवरों की चर्बी मिला के और इससे फिर यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई हैं। और पेंटिंग में इन्होंने क्या बनाया है कि उस समय की जो जीवनचर्या थी इनकी, जैसे कि मान लीजिए शिकार करते हुए या डंडीदार पुरुषों को ऐसे ऐसे करके बनाया है इन्होंने, ठीक है ये। और इसी तरह से मतलब जानवरों का चित्रण किया है, कहीं कहीं पर इन्होंने मतलब हाथ के पंजे छाप दिए हैं। तो कई तरह के चित्रण जो है ये किया गया है। तो ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। वाकड़कर ने इसको, वी.एस. वाकड़कर ने क्या किया था, इसको खोजा था, ठीक है। अगला देखिए, एफेंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एफेंटासिया क्या होता है? तो एफेंटासिया के बारे में यहाँ पर देखिए 3 जो है विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो तीनों विकल्प इसमें सही हैं। तो देखिए इसमें क्या देख लेते हैं भाई। एफेंटासिया जो होता है यह एक मानसिक दृश्य चित्रण बनाने में असमर्थता है और इसे पहली बार 1880 में क्या किया गया था, 80 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, लेकिन इनको हम क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर के साथ साथ में और भी किसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं हम इनको कुछ सेट कर सकते हैं। अगला देखिए, इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग की चित्रण कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई दृश्य देखा या किसी व्यक्ति ने कोई दृश्य देखा, अब कुछ समय बाद वो अपने इस दृश्य को रिकॉल नहीं कर पा रहा है दिमाग में। तो ये जो स्थिति होती है इसी को हम बोलते हैं एफेंटेसिया। तो एफेंटेसिया मतलब ऐसी विकृति है जिसमें से हम दिमाग में पिक्चराइजेशन नहीं कर पाते हैं अपने पहले जो हमने चित्रण को देखा है, चित्रों को। अगला देखिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम मतलब हरियाणा में, ठीक है। और इससे हम जानते हैं भाई, एक देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय के साथ साथ में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी यहाँ पर क्या है कि ये गुरुग्राम में ही यहाँ पर मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। अब इसमें ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा से बिजली पैदा कर लें, ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है और ये स्वच्छ एनर्जी है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो कार्बन हम उत्सर्जन कर रहे हैं वो हमें ना करना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर ये संस्थान जो है बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? तो चैट जीपीटी का स्वामित्व कौन? ओपन एआई। चैट जीपीटी जानते ही हैं आप कि भाई इस समय चैट जीपीटी जो है बहुत तगड़े से काम कर रहा है, ठीक है। और ये ओपन एआई जो है ये इसका मालिक है, ये कहें कि इसने इसको डिज़ाइन किया, इसके अंतर्गत चैट जीपीटी आता है। अगला देखिए, एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है। तो एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। जैसे अगर किसी को मान लीजिए किसी तरह का कोई रोग है, बीमारी है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? एंटी सीरम दे देते हैं। तो एंटी सीरम क्या होता है कि कोई जो रोग होता है उस रोग के प्रति उसकी प्रतिरक्षा पैदा कर देता है, उसकी लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है बाहर से, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर एंटी सीरम कहते हैं। अगला देखिए, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की? तो कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका हमारे मानव की जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका जो आधार है वो सेल ही है, ठीक है, हमारी कोशिका ही है। और संरचनात्मक भी है क्योंकि हमारी जो संरचना बनी है, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, इसकी मूलभूत इकाई क्या है? सेल ही है। भाई कोशिकाएं ही मिलके क्या करती हैं? पूरे शरीर का निर्माण यहाँ पर कर देती हैं। भाई कोशिका बनती है, कोशिका से फिर बनता है ऊतक, ऊतक से यहाँ पर फिर बनता है अंग, अंग तंत्र, इस तरह से पूरा शरीर जो है निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? ये मानव अधिकारों के लिए एक संस्था है, यानी कि अगर मानव अधिकार किसी के उल्लंघन होते हैं तो यहाँ पर ये क्या करती है कि उस पर भाई एक्शन लेती है, ठीक है। अगला देखिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये देखिए शिगेरू हैं। तो देखिए करंट का भी देखिए काफ़ी यहाँ पर पूछता है ना। तो यहाँ पर शिगेरू, गेरू नहीं, गेरू नहीं, क्या? शिगेरू, ठीक है। तो ये गेरू क्या होती है आप जानते हैं ना, लिपाई पुताई के लिए काम में आती है। तो ये वही गेरू है। और इसी गेरू को मैंने अभी बताया कि भाई जो भीमबेटका में आदि मानव थे ना, तो इसी गेरू का उपयोग करते थे चित्रण करने के लिए। और यही जो गेरू हैं यानी कि शिगेरू हैं, ये जापान के क्या हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला देखिए,
प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रभुत्व का नियम क्या होता है यहाँ पर देखिए उसी पे विचार करना है। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या 3 विचार दिए गए हैं। पहला विचार है इसमें कि गुण धर्मों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। अगला है इसमें कारक जोड़े में होते हैं। और फिर तीसरा है कारकों की एक असमान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे अप्रभावी पर हावी यानी प्रभावी होता है। तो ये तीनों बातें सही हैं। अब ये है देखिए अनुवांशिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न। क्या होता है कि जैसे हमने अनुवांशिकी में क्या होता है कि भाई 2 अलग तरह के जीन, मान लीजिए जैसे मटर का एग्जाम्पल लें, एक लंबा वाला मटर है, एक यहाँ पर छोटा वाला मटर है। इन दोनों को हमने यहाँ पर क्रॉस कराया और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर जो संतति पैदा हुई है, तो पहली ये जो पीढ़ी होती है जिसको हम F1 कहते हैं, इसमें से क्या होता है कि एक गुण प्रभावी होता है। यानी कि ये जो गुण है यहाँ पर लंबे मटर का हो सकता है या फिर छोटे मटर का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो F1 पीढ़ी है इसमें से सारी जो गुण हैं वो नहीं प्रभावी होते हैं, बल्कि जो प्रभावी होगा वो डोमिनेंट जो कर जाता है वो गुण यहाँ पर प्रभावी होता है। तो इसी को हम यहाँ पर प्रभुत्व का नियम कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए रामसर स्थल तवा जलाशय कहाँ पर है। तो देखिए तवा जलाशय जो है ये मध्य प्रदेश में है। अब रामसर स्थल की यदि बात करें तो देखिए क्या है कि वर्तमान में 89 जो हैं पूरे भारत में रामसर स्थल हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है। ठीक। फिर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, यूपी क्या है दूसरे नंबर पे है। ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। और ये जो रामसर स्थल होते हैं ये ऐसे देखिए आर्द्र भूमियाँ होती हैं कि जो यहाँ पर संरक्षण का पानी का क्या करती हैं, साफ भी करती हैं पानी, और पानी का प्रवाह जो है इसको निरंतर यहाँ पर बनाए रखती हैं। और ये जो रामसर है तो रामसर कन्वेंशन भी एक हुआ था, तो उस रामसर कन्वेंशन को भी यहाँ पर जो ईरान में हुआ था उसके तहत यहाँ पर इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 दिसंबर को। ये मनाया जाता है हमारे जो रामानुजन है। ठीक है। रामानुजन जो है ये महान गणितज्ञ थे। तो इन्हीं के जन्म के टाइम पे ये 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है जो कि जीएस वाले का लास्ट प्रश्न है। ठीक है। ये क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो देखिए ये 1919 को हुआ था, ये पंजाब में हुआ था और ये 13 अप्रैल का दिन था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें से जो डायर था, डायर ने गोलियां चलवा दी थी और यहाँ पर हज़ारों लोग क्या है कि फ्रेंड्स मारे गए थे। ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आई होप आपको ये चीज़ें देखिए समझ में आई होंगी। ये प्रश्न जो हैं आप इनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे संबंधित एक तो प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, दूसरी बात इनकी जो व्याख्या है, व्याख्या भी हमें उपयोग में आ सकती है। तीसरी बात ये है कि हमें पता चलेगा कि आगे जो एग्ज़ाम होना है उसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वैसे ही हम तैयारी करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।